हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम वापसी कहानी जो कि उषा प्रेमवदा के द्वारा लिखा गया है उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो ये कहानी जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1960 ईस्वी है और इस कहानी में जो है मध्य वर्गीय परिवार में जो विघटन की समस्या है उसको दिखाया गया है कि परिवार में 35 वर्षों के बाद रेलवे क्वार्टर से रिटायर जब गजाधर बाबू घर लौटते हैं तो उन्हें अपने ही परिवार में परायापन महसूस होता है। तो इसी कहानी में जो है इसी बात का जिक्र जो है वो किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। वापसी कहानी में परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व जो है वो देखने को मिलता है। आधुनिकता के इस दौर में दो पीढ़ियों के बीच हो रहे बदलाव व टकराव का लेखा जोखा जो है इसमें प्रस्तुत है। कहानी में जो है तो इस कहानी में जो है सेवानिवृत्त होकर लौटे गजाधर बाबू को अपने ही परिवार में जो पराया कर दिया जाता है उसी के कटु अनुभव को जो है इस कहानी में चित्रित किया गया है। तो अब इसके पात्रों की ओर देखते हैं। तो इस परिवार का जो मुख्य पात्र है, नायक है कहानी का, वो है गजाधर बाबू जो कि रेलवे से रिटायर हैं। 35 वर्षों के बाद जो है वो अपने परिवार के पास वापस आते हैं। दूसरी कहानी की पात्र है गजाधर बाबू की पत्नी। गजाधर बाबू के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा अमर और छोटा बेटा नरेंद्र। दो बेटी है, बड़ी बेटी है कांति और छोटी बेटी है बसंती। तो बड़ी बेटी कांति का विवाह जो है हो चुका होता है और बड़े बेटे अमर का विवाह भी हो चुका होता है और एक बहू है और गणेशी रेलवे क्वार्टर का नौकर है। और इसके अलावा परिवार में जो है एक नौकर भी होता है। गणेशी तो रेलवे क्वार्टर का नौकर होता है और इसके अलावा एक अलग से भी परिवार में नौकर है। तो चलिए अब कथा वस्तु की ओर आते हैं। स्टेशन मास्टर की नौकरी से निवृत्त होने के बाद गजाधर बाबू जो है बड़े उत्साह के साथ अपने परिवार में रहने की इच्छा से जो है वो घर लौटते हैं। तो वो बहुत खुश होती हैं कि इतने वर्षों के बाद अब उन्हें अपने परिवार के साथ रहने का जो है वो मौका मिल रहा है। तो इसी की जो वापसी का कहानी का चित्रण है इस कहानी में देखने को मिलता है। रेलवे क्वार्टर में रहकर नौकरी करते हुए गजाधर बाबू को 35 सालों तक परिवार से दूर रहना पड़ा था ताकि उनका परिवार जो है वो शहर में सुख सुविधाओं के बीच रह सके। तो उन्हें जो है रेलवे की नौकरी में, स्टेशन मास्टर की नौकरी में जो है हर अलग अलग जगह पे रहना पड़ता था। छोटे छोटे शहरों, छोटे छोटी जगहों पे उनको रहना पड़ता था। तो इस प्रकार से उनके परिवार जो है वो सही से नहीं रह सकता था और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी सवाल था। तो इसी कारण जो है उनकी पत्नी जो है वो शहर में अपने बच्चों के साथ रहती थी और और गजाधर बाबू भी उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते थे। समय समय पर जो तनख्वाह वगैरह थी, सब कुछ सुविधाएं थी वो उनको दे देती थी और खुद चाहे बेशक दिक्कत में रहे, कुछ भी रहे, लेकिन उनको वो पूरा करते थे। शहर में रहने से उन्हें किसी भी प्रकार की कमी का बोध ना होने पाए। तो बच्चों की जो है सुख सुविधाओं का उन्होंने बहुत ध्यान रखा था। नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने सोचा कि अब जो जिंदगी के बचे दिन हैं उन्हें अपने परिजनों के साथ प्यार और आराम से बिताएंगी। एक सुंदर और सुखद घर का सपना संजोए वे घर लौटे। तो वो इसी सपने में थी कि अपने परिवार के साथ जो है अब जो बाकी बचे हुए दिन है उसको सुख से बिताएंगे। और इसी उम्मीद से, इसी प्यार से जो पहले का स्नेह और प्रेम सबका था उन्हें वही स्नेह और प्रेम सबका याद आता था और इसी सुंदर सपने को सजाए हुए वे घर लौटते हैं। पर जब वो घर लौटते हैं तो वो पाते हैं कि परिवार के लोग जो है वो सब अपने अपने ढंग से जी रहे हैं। बड़ा बेटा जो है वो घर का मालिक बना हुआ है। बेटी और बहू जो है घर का कोई काम नहीं करती और यदि उन्हें कोई रसोई बनाने को कहा जाए तो वे जानबूझकर आवश्यकता से अधिक जो है राशन खर्च करती थी
ताकि उन्हें दोबारा ना बोला जाए। और इसी वजह से जो है बेटी और बहू जो ज़्यादा खर्चा कर देती थी राशन, तो उनकी पत्नी जो है स्वयं उसने रसोई की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। घर के अन्य कामों के लिए जो था वो नौकर रखा गया था, लेकिन जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। जिस परिवार के लिए सालों उन्होंने छोटे मोटे स्टेशन के क्वार्टर में अकेले रहकर अपना जीवन जो है गुजार दिया, उसी परिवार के किसी भी सदस्य के मन में जो है उनके प्रति किसी का भी कोई लगाव नहीं है। मतलब परिवार में जब वो आते हैं तो परिवार के लोगों को कोई भी खुशी नहीं होती है, बल्कि उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन आ गया है जो उनकी मनमर्जी की ज़िंदगी में जो है दखल देने के लिए आ गया है, उनकी आज़ादी छीनने, उनकी स्वतंत्रता छीनने पता नहीं कौन आ गया है। तो किसी को भी उनके प्रति कोई लगाव नहीं होता। बच्चों के लिए वे केवल पैसा कमाने के साधन मात्र हैं। तो बच्चों के लिए केवल वो पैसा कमाने का साधन मात्र ही रह गए थे कि जब तक उन्होंने पैसा कमा के दिया तब तक उन्हें वो स्नेह और प्रेम दिखा, परंतु जब वो रिटायर हो गए तो किसी के मन में भी किसी भी प्रकार का स्नेह नहीं था। गजाधर बाबू की उपस्थिति व किसी कार्य में उनका हस्तक्षेप बेटे बहू को स्वीकार नहीं हो पाती। तो अगर वो किसी बात में अपनी हस्तक्षेप करते, किसी बात के लिए कहते, तो ये बात उनके बच्चों को स्वीकार नहीं हो पाती। उनके होने से उन्हें अपने मन से जीने की स्वतंत्रता नहीं मिल पाती। तो गजाधर बाबू के आने से जो परिवार के सदस्य हैं वो जो है स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन नहीं जी पाते हैं, अपने मन से स्वतंत्र होकर नहीं जी पाते। यहाँ तक कि उनकी अपनी बेटी भी एक छोटी सी डांट पे मुंह फुला लेती है और अपने पिता के सामने जाने से जो है वो कतराती है और उनसे कट के रहने लगती है, उनसे दूरी बनाए रखती है। और इस बात के लिए उनकी पत्नी भी उन्हें समझने की बजाय, तो वो अपने पति को समझने की बजाय उल्टे बच्चों के फैसलों के बीच में ना पड़ने की सलाह देती है। तो इस बात के लिए भी जो उनकी पत्नी होती है वो यही कहती है कि तुम बच्चों के मामलों में उनके बीच में नहीं पड़ो, और वह पति की भावनाओं को नहीं समझती है। तो परिवार में जो है गजाधर बाबू की वापसी जो है आधुनिक परिवेश में टूटते पारिवारिक संबंधों के साथ परिवार में जो है बूढ़े व्यक्ति की लाचारी की झांकी भी प्रस्तुत करती है। तो यहाँ जो है आधुनिकतावाद में बच्चे इतने भूल गए हैं कि पारिवारिक संबंधों को भी वे भूल गए हैं, और बूढ़े व्यक्ति की लाचारी की झांकी भी हमें प्रस्तुत करते कि उनकी कोई घर में कदर ही नहीं करता है। गजाधर बाबू अपने बच्चों के साथ उनके मनोविनोद में शरीक होना चाहते हैं, लेकिन बच्चे उन्हें देखते ही गंभीर हो जाते हैं। तो गजाधर बाबू जब घर में आते हैं तो उस समय जो छोटा बेटा होता है नरेंद्र अपनी भाभी से कुछ हंसी मजाक कर रहा होता है, बसंती भी वहीं होती है, सब आपस में जो है हंस बोल रहे होते हैं, खिलखिला हो रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही गजाधर बाबू घर में आते हैं सब उनको देख के जो है शांत हो जाते हैं और गंभीर हो जाते हैं। उनका हास्य विनोद जो उनके चेहरे का रंगत है वो उड़ जाता है, कोई सब जो है गंभीर होना चाहते हैं। यद्यपि गजाधर बाबू उनके हास्य विनोद में शरीक होना चाहते हैं, वह भी चाहते हैं कि वह परिवार के सदस्यों का एक हिस्सा बने, उनके हर खुशी में वो साथ हो, लेकिन बच्चे उनको देख के उनको शरीक नहीं करना चाहते थे अपने बातों में, अपने चीज़ों में। घर के सभी सदस्य गजाधर बाबू के फैसले का निरादर कर देते हैं। तो वो कुछ भी फैसला ले तो सभी जो बच्चे होते, सदस्य होते हैं घर में, उनकी बातों का निरादर कर देते हैं। कुछ समय बाद घर में उनकी उपस्थिति भी बच्चों को अखरने लगती है। तो जो गजाधर बाबू की जो उपस्थिति होती है परिवार में बच्चों को, वो भी अखरने लगती है। बच्चे नहीं चाहते कि वो किसी भी काम में उनकी दखलंदाजी करे। घरेलू मामले में उन्हें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को उनकी पति तथा बच्चे स्वीकार नहीं करते, उल्टे उनके फैसले का विरोध करने लगते हैं। तो उनकी पत्नी तक भी उनकी बातों का जो है विरोध ही करती है। बच्चे भी उन्हें किसी भी प्रकार के घरेलू मामले में उनका हस्तक्षेप, किसी प्रकार की रोक टोक जो है वो स्वीकार नहीं करते हैं और उनके फैसले का विरोध कर देते हैं।
उनके कारण जो है घर में दोस्तों के बीच चलने वाली चाय पार्टी भी जो है वो बंद रहती थी। लेकिन कितने दिन बंद करते, इस चक्कर में वो जो है उनका पहले उनके लिए घर में जो है कमरा भी नहीं होता है। जब वो घर में आते हैं रहने के लिए तो उनका कमरा भी नहीं होता है, तो उन्हें बैठक रूम में एक चारपाई दे दी जाती है। लेकिन जब दोस्तों के बीच चलने वाली चाय पार्टी में कितने दिन तक बंद रहती, तो बाद में क्या करते हैं, वहाँ से उनकी चारपाई जो है बैठक रूम से हटा के माँ के कमरे में लगा दी जाती है। तो उनकी ये जो चारपाई होती है माँ के कमरे में लगा दी जाती है। और इन सब से भी हटकर उनके लिए सबसे दुखद बात यह होती है कि जिस पत्नी का स्नेह और सौहार्द नौकरी के समय निरंतर उनके स्मरण में रहता था, अब वही पत्नी घर की रसोई संभालने में ही संतोष का अनुभव करती है। तो जिस पत्नी का स्नेह और जो है उन्हें नौकरी के समय उसका प्रेम और स्नेह याद आता था कि पत्नी उनकी किस प्रकार से ख्याल रखती थी, वही जब वो घर वापस लौट के आए हैं तो उनकी पत्नी जो है रसोई संभालने में ही जो है संतोष का अनुभव करती है और अपने पति से अधिक जो है बच्चों के बीच रहने में अपने जीवन की सार्थकता समझती है। तो उन्हें जो है पत्नी के व्यवहार में भी परिवर्तन दिखाई देता है। कुल मिलाकर जो है गजाधर बाबू को जो है अपने परिवार में ही, अपने परिजनों के बीच में ही पराया सा महसूस होता है और उनको जो है ये परायापन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। और अपनी पत्नी और बच्चों से निराश होकर वह पुनः चीनी मिल में नई नौकरी खोजकर घर से चले जाने का फैसला ले लेते हैं। और इस बात से किसी भी परिवार के सदस्य को कोई फर्क नहीं पड़ता जब गजाधर बाबू जो है वापसी का निर्णय लेते हैं। वह पत्नी को अपने साथ जाने के लिए कहते हैं, परंतु पत्नी जो है मना कर देती है। वह घर की जिम्मेदारियां और इन्हीं के बीच रसोई घर में इतना उलझी होती है कि वह पति को साथ जाने से मना करती है। तो जो गजाधर बाबू का प्रेम था और एक भ्रम था वो बिल्कुल ही टूट जाता है कि उनका साथ देने वाली उनकी पत्नी तक नहीं है और फिर वह चुपचाप रिक्शे में बैठ के चले जाते हैं और घर के बाकी सदस्य जो है वो वापस उसी प्रकार से अपने काम में अपने में व्यस्त हो जाते हैं। तो इस कहानी का निष्कर्ष जो है वो यही कहा जा सकता है कि आधुनिक युग में का जो यथार्थ है वही इस कहानी में जो है चित्रित हुआ है कि परिवार में पुराने मूल्यों की तरह भी पिता का कोई स्थान नहीं रह गया है। वह पत्नी और बच्चों के लिए केवल धन कमाने का एक साधन मात्र बनकर रह गया था और जिस पत्नी के लिए वह स्नेह और प्रेम के लिए वो वापस आया था, वह पत्नी भी सिर्फ अपना काम जो है वो केवल यही समझती कि पति को भोजन की थाली रख देने से अपने कर्तव्यों से छुट्टी पा लेती है। तो गजाधर बाबू की परेशानी यह है कि वह जीवन यात्रा के अतीत के पन्नों को पुनः वैसा ही जीना चाहते हैं जैसे सपने वो लेके आए थे या अतीत में उन्होंने जैसा सपने बुने थे, परंतु ये सब जो है अब संभव नहीं हो पाता क्योंकि अब उनके घर और परिवार में उनके लिए कोई जगह नहीं है। इस प्रकार से ये कहानी जो है वर्तमान युग से बिखरते हुए मध्यवर्गीय परिवार की जो त्रासदी है और मूल्यों का जो विघटन है उसी समस्या पर ये प्रकाश डालती है। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।